हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गया हूँ। जैसा कि आज आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी बच्चों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और सब ने बहुत ही अच्छे से इसको अटैम्प्ट किया है। लेकिन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हमारे एमसीक्यूज़ और हमारा जो सॉल्यूशन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइट हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अपना लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज के पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन यहाँ पे दी हमने जो पेपर लिया है वो सेट 1 लिया है और ये सेट 1 हमने किसी बच्चे का पेपर ले लिया और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से यहाँ पे सारे आंसर चेक कर लेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द एचसीएफ ऑफ 2 raised to 3 एंड 2 raised to 3 एंड 3 स्क्वायर, यानी कि मुझे इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? इसका एचसीएफ बताना है। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 और 3 के स्क्वायर के फैक्टर करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 3 एंड 3। और जैसा कि आपने सीखा था एचसीएफ वो नंबर होता है जो कॉमन होता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो फिर भी 1 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन को मैच करें, ऑप्शन में देखें तो हमारा पहला ऑप्शन था 2 raised to 0 × 3 raised to 0, बाकी 2 raised to 1 × 3 raised to 1 ये ऑप्शन थे। लेकिन अगर हम सारे ऑप्शन को कंपेयर करें तो सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन हमें चाहिए था एचसीएफ 1। तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि 2 की पावर जो 0 होती है वो भी 1 होती है और जो 3 की पावर 0 होती है वो भी क्या होती है? हमारी 1 होती है। इस चक्कर से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट का जो ए है, यानी कि 2 की पावर 0 एंड मल्टीप्लाई 3 raised to 0 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था कि द एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब पहला नंबर हमारा क्या है? p है और दूसरा नंबर क्या है? p+1। तो पहला नंबर p है, दूसरा नंबर सेकंड नंबर जो है वो +1 है, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और आपको हमने पढ़ाया था कि जो कॉन्जिक्यूटिव का एलसीएम होता है वो उनका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यही इसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p² और p बन जा p। तो ये दो आंसर मिल रहा है हमें, या तो p+1 होना चाहिए मल्टीप्लाई में या फिर ये। तो अगर हम ऑप्शन में मैच करें तो बी ऑप्शन हमारा जो हो जाता है वो मैच हो जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाता है वो मैच हो जाता है, डेट इज p² + p, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। और जैसे ही हमने p और p+1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें अपना ऑप्शन बी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + ky। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + ky, 2x + ky इक्वल है 4 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x - 6y = 6। इसकी जो कंडीशन दी है वो जो कंडीशन है हमारी वो है मैनी सॉल्यूशन। किसकी कंडीशन है? मैनी सॉल्यूशन, जो कि आपको पता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये जो कंडीशन होती है मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और यहाँ से अगर हम a1 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है और ये सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है, जैसा कि आपको पढ़ाया ही गया था और आपको हमने ये जब लेक्चर लिया था तो उसमें बताया भी था। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमें मिल जाता है 3k = -6×2 = 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो k इक्वल आएगा -12/3, जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, यानी कि जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -4। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेट इज ऑप्शन इज सी। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो सी है, क्योंकि यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है वो आई है आपकी -4। ठीक है, तो इस तरीके से होप आपके सारे क्वेश्चन और ऑप्शन बहुत अच्छे से सही गए होंगे और आपको यहाँ पे पता भी लगने वाला है। यहाँ फिर से हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। डेट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें m की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पे आपको पेपर क्लियर ना दिखे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। आपके पास अपना पेपर होगा, उसमें से आप देख के टिक कर सकते हो कि आपने कौन सा लगाया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x² - 2x + m = 0, जिसमें जो ऑप्शन है हमारे वो है -1 0
और 4 एंड 1, ये हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो आपको इसकी कंडीशन पता ही होगी, जो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन थी वो थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac क्या है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो कितनी है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है m, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4m और यहाँ ये जो 4 है डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 बचेगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, m की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, जिससे मेरा जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेट का क्वेश्चन होता है ये हर साल आना ही आना होता है, सबको अच्छे से पता है। इसका एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार, जैसा कि यहाँ भी हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस x प्लस a इक्वल 0, जिसमें कहा गया है जो a है वो इक्वल 0 के नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बस हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट है द रूट ऑफ द गिवन स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म इक्वल होती है, ये बताया गया है कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म इक्वल होती है तो वहां पे जो रूट्स होते हैं, जो उसके आंसर होते हैं रूट्स, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इस वजह से क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका ए ही हो जाएगा। फिर भी क्या, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज रियल, ये करेक्ट नहीं हो सकता। द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। द सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0, ये भी सही नहीं हो सकता। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म अगर सेम है तो उस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, होप आपको इसका भी आंसर पता लग गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था हमारा ए, यानी कि रेसिप्रोकल जो है, जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं मिड पॉइंट के, जो लाइन ए और लाइन बी को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसका जो पॉइंट ए है उसका जो पॉइंट है वो p माइनस वी क्यू प्लस 1 है, और जो पॉइंट बी है उसके जो पॉइंट बी है उसके पॉइंट हमारे हैं p प्लस 1 एंड q माइनस 1, यानी कि यहाँ पे p माइनस 1 कॉमा क्यू प्लस 1 ए के पॉइंट हो गए, p प्लस 1 कॉमा क्यू माइनस 1 ये हमारे b के पॉइंट होगा। और हमें क्या बताना है, मिड पॉइंट। क्या बताना है, मिड पॉइंट को हम x कॉमा वाई मान लेते हैं। और सबको पता है, अच्छे से आपने पढ़ा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि जो साइड के फॉर्मूले उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि p माइनस 1 और p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा हमारा 0/2 इक्वल 0। ऐसे ही y के निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा q प्लस 1 और प्लस q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें 2q/2 और इसमें 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा q। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पे हमने देख लिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a p-1 कॉमा q प्लस 1, ठीक है, एंड b p प्लस 1 एंड q माइनस 1 आर गिवन बाय, ठीक है। तो हमें इसके मिड पॉइंट निकालना है, तो हमने मिड पॉइंट के लिए इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया है, p माइनस 1 p प्लस 1, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये p से p कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा और अपॉन में 2, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे हमें बचेगा p। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी मैंने कि p से p को कैंसिल कर दिया, p से p कैंसिल नहीं होता, p प्लस p 2p हो जाएगा और 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो माइनस में है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज p, q। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से मिड पॉइंट का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान था, हमें कुछ नहीं करना था, x1 और x2 को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं।
ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न। यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ट्राइंगल दिख जाए। ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये रहा L, M और N। ऐसी एक ट्राइंगल ये दिया है बड़ा सा, ठीक है, एक ट्राइंगल ये दिया है बड़ा सा, इसको बना लेते हैं। इसमें हमें दिया है B, C, ये रहा A और ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 5.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है कि ट्राइंगल LMN सिमिलर है विद ट्राइंगल ABC, और सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा ट्राइंगल LMN ट्राइंगल सिमिलर है विद ACB, और थर्ड ऑप्शन हमारा है ट्राइंगल NML सिमिलर है विद ट्राइंगल ABC, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ट्राइंगल NML सिमिलर है विद ट्राइंगल ACB। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा जो LN है, LN जो किसके, LN का जो रेशियो इक्वल है वो किसके साथ इक्वल है, AB के साथ। यानी कि यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ 6 है, तो यानी कि जो LN आएगा वो AC के साथ जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि LN AC के साथ जाना चाहिए। जैसे देखो L बाहर है, यहाँ N बाहर है, तो यहाँ भी A बाहर है और C बाहर है, ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ की बात करें तो L बाहर है, N बाहर है, तो यहाँ पे जो हमारा AC होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे बाहर नहीं है क्योंकि C यहाँ बीच में आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पे हमारा N और L बाहर हैं, तो यहाँ भी A और C बाहर होना चाहिए, तो है, ये भी करेक्ट हो सकता है अभी, और ये भी करेक्ट हो सकता है। अगर एक लाइन से देख रहे हैं तो अभी दोनों करेक्ट लग रहे हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे LN बाहर है लेकिन B बाहर आ गया, ठीक है, तो ये तो कट गया। अभी हमारे पास 2 बचे, अब उन 2 के लिए हम देख लेते हैं कि ये हमारा MN 2 है और AB 4 है, तो यानी कि MN का रेशियो और AB का रेशियो इक्वल होगा। तो चेक कर लेते हैं, पहली वाले को MN बाहर की साइड बैठा है पर यहाँ पे बाहर की साइड BC है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे MN पहले की साइड बैठा है और यहाँ पे जो AC है वो बाहर की साइड है, ठीक है। तो जो MN का रेशियो है वो आपका AB के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे जो MN का रेशियो है वो हमारा किसके साथ होना चाहिए, AB के साथ। तो यहाँ पे ये MN देखेंगे तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे MN देखेंगे तो यहाँ हमारा AC, ये तो कलर टी हो गया था, ये वाला देख लेते हैं। यहाँ M और N शुरू में आ रहा है और यहाँ भी AB शुरू में आ रहा है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले LM को देखा कि जो हमारा LN है वो AC का साथ रेशियो बना रहा था, तो हमने 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर एक और ऑप्शन एलिमिनेट करना था, तो हमने देखा फिर MN को। अब MN किसके साथ आना चाहिए, AB के साथ। तो अगर मैं पहले वाले में देखूं तो जो MN है उसके साथ आ रहा है BC, जो कि ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बचता कौन है, थर्ड वाला। और थर्ड वाले में जो MN है यहाँ पे आप देख सकते हो AB के साथ है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हम अगला देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना इसमें बस हमें रेशियो देखना था, कौन सा रेशियो किसके इक्वल आएगा। और जब मैंने ट्राइंगल का चैप्टर लिया था तो इसमें आपको बताया भी था। अब इसका जो लास्ट में क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन क्या है, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज। अगर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे ऑलवेज, या सिमिलर होंगे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं इसके सारे का आंसर बता देता हूं कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो या हमेशा सिमिलर हो। क्यों, क्योंकि मान लो एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, इसकी ये 2 साइड इक्वल हैं, फिर एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, इसकी भी दोनों साइड इक्वल हैं। अब ये बताइए, जो कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। तो कहीं से आपको सेम साइज दिख रहा है, इसका शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट तो कभी भी नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर सिमिलर की बात करें तो सिमिलर में क्या होता है, सेम शेप होनी चाहिए। शेप कैसी होनी चाहिए, सेम। साइज का क्या है, साइज अलग हो सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, मान लो एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बनाया, ये आइसोसेलेस है, फिर एक ट्राइंगल थोड़ा और बड़ा कर दिया और ये भी आइसोसेलेस है, ठीक है। तो क्या ये दिखने में भी एक सा लग रहा है, सेम शेप भी नहीं है इसकी। तो क्या होता है कि अगर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो, मे भी वो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऑलवेज नहीं हो सकते, लेकिन मे भी हो सकते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मे और मे नॉट बी सिमिलर। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है, दैट इज द सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मे और मे नॉट बी सिमिलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, किसके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, x इक्वल -2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल 2। अगर आपने मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और कंपेयर करके भी बताया था यूनिक और मेनी के बारे में, और ये भी बताया था कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कहा था अगर x इक्वल -2 है, अगर x इक्वल -2 है तो y के पैरेलल होगा, और y इक्वल 2 है तो x के पैरेलल होगा। तो हमने इसको, ये वाला जो आया, ये आया हमारा y इक्वल 2 जो कि x के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन आई वो आई x इक्वल -2 जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। अब आप देखोगे दोनों जो लाइनें वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, और जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो उनका होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से जो इसका जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसका हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन, ठीक है। हमने जो इसका जो प्रैक्टिस कराई थी उसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको कराया था, और यहाँ पे आ भी गया बोर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, और डायग्राम देख के हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम शो कर रहा है कि जो रूट्स हैं वो उसके डबल हैं। तो मैं पहले डायग्राम की बात करूं तो ये तो बिल्कुल सिरे से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सीखा था कि एक्स एक्सिस पे लाइन जितनी बार कट करेगी उसके रूट्स उतने ही होंगे, पर यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो एक ही बार कट करी, तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन सॉल्यूशन है, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं। अब बचता है ये वाला। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है -1, सेकंड वाले पैराग्राफ में जो x की वैल्यू है -1, और दूसरी जो x की वैल्यू है वो है -2। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको डबल करूं -1 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -2। इसका मतलब यहाँ पे डबल सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे, यहाँ पे डबल सॉल्यूशन मिल रहा है। तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में भी x की वैल्यू क्या है, -2, और दूसरी बारी जो दूसरी x की वैल्यू जहाँ पे ये टच कर रहा है वो कितना है, 2। अगर मैं -1 को डबल करूं तो कितना आंसर आएगा, -2। तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे का ट्वाइस नहीं है, डबल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, तो इसको हम डबल नहीं कह सकते, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसलिए मेरा सिर्फ क्या होगा, सेकंड वाला ही करेक्ट होगा, ओनली डी, सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड हैज टू सॉल्यूशन, दैट इज वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर। जो दूसरा है वो एक दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एपी से है। यहाँ पे बोला है कि जो ए बी सी है वो किस में है, एपी में है। तो जब ए बी सी एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी किस में, एपी में है। तो हमें ये बताना है कि 2a क्या दे रखा है, 2a कॉमा 3b और कॉमा 4c एपी में होंगे क्या, चेक करते हैं होंगे कि नहीं होंगे। फिर बोला है a/2 कॉमा b/3 एंड c/4 एपी में होंगे क्या, चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा है B1 वाला, ये हमारा C हो गया, ये A हो गया, और B वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा A-2 कॉमा B-2 कॉमा C-2, क्या AP में होंगे, चेक कर लेते हैं। A+2 कॉमा B+3 एंड C+4, क्या ये AP में होंगे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं पहली बात बता दूं, अगर AP में इसकी बेसिक होता है, बेसिक में क्या होता है, अगर AP में किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो फिर वो AP नहीं रहती। किसी भी नंबर में, किसी भी एपी में अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो फिर वो एपी नहीं रहती, बल्कि कुछ और बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, कैसे, डिफरेंट नंबर से। और अगर आप किसी भी एपी को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो एपी नहीं रहती। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये एपी नहीं है। इसी तरीके से अगर डिफरेंट नंबर से डिवाइड करोगे तब भी वो एपी नहीं रहती, इसीलिए ये भी आपकी एपी नहीं होगी। या फिर डिफरेंट नंबर को ऐड कर दो, जो आपके नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपकी एपी जो है वो एपी नहीं रहेगी, जिस वजह से ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एपी अगर आपके पास कोई है, उसमें कोई सेम नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं या कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एपी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एपी बनी रहेगी। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, A-2 कॉमा B-2 कॉमा C-2 जो है वो एपी में होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर को माइनस किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये एपी में होंगे। क्या होता है, अगर एपी में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो फिर वो एपी नहीं रहती है,
वो फिर सीरीज बन जाती है, और हो भी सकता है कि उसमें कोई प्रॉपर्टीज मैच करे या ना करे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री -1 अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री और +1। ठीक है, tan स्क्वायर 60 -1 tan स्क्वायर +60। तो आपको बताना है tan 60 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √2 √3 का होल स्क्वायर -1। इसी तरीके से यहाँ भी tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 का होल स्क्वायर +1। होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि tan स्क्वायर 60 लिखा है तो होल स्क्वायर तो लगेगा। tan 60 की वैल्यू लगाएंगे √3, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3 -1, यहाँ मिलेगा 3 +1 जो कि आएगा 2/4, कट करने के बाद 1/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। पर यहाँ तो भाई 1/2 दिया ही नहीं है, यहाँ 1/2 नहीं दिया है, यहाँ भी कुछ और ही नंबर्स दे रखे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से 1/2 किसकी वैल्यू होती है। क्या tan 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्या cos 60 की होती है, या sin 60 की होती है, या sec 60 की होती है। तो हमें पता है ना तो cos 60 हमारा 1/2 होता है, सॉरी जो हमारा tan 60 होता है वो तो √3 होता है। cos 60 की बात करें तो cos 60 हमारा होता है 1/2। cos 60 क्या होता है 1/2, और sec 60 की बात करें तो ये होता है 2। sec 60 क्या होता है 2, और sin 60 होता है √3/2। इस हिसाब से 1/2 जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos 60 की, क्योंकि जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा cos 60। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो 90 डिग्री दे रखी है। जो x की वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री। ये मैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 करा रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है 90 डिग्री, और फिर ऑप्शन दे रखा है कि cot x। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कौन सा इस पे डिफाइन नहीं है। तो हमें देखना है cot x मतलब cot 90 की वैल्यू। तो आप बताइए जरा cot 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो cot 90 की वैल्यू देखने के लिए हमें किसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, tan की, और tan की देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 अपॉन cos 90 की बात करें तो ये होता है 1/0। तो पहले ही आप देख सकते हो tan 90, देखो cot 90 है, cot 90 से हमने tan 90 बनाया, tan 90 1/0 है। तो जब tan 90 1/0 है तो cot 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब cot 90 तो डिफाइन है, इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये डिफाइन हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरीके से cosec x की बात करें, cosec 90 की बात करें तो कितना होगा। तो इसके लिए हमें sin 90 देखना पड़ेगा। sin 90 1 होता है तो cosec 90 भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 90/2 हो गया तो 45, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब बचता है हमारे पास sec x, यानी कि sec 90। sec 90 की वैल्यू के लिए हमें पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और जब sec 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे जो कि होगी 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sec x। कौन सा हो जाएगा sec x। sec x से हमें जो है इनडेफिनेट वैल्यू मिल रही है, क्योंकि sec 90 होता है 1/0 जो कि नॉट डिफाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब ये डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइन बन रही है, ये एंगल ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ये C है, ये D है, और ये रहा B और ये रहा A। क्वेश्चन ने कहा इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है किसका, डिप्रेशन ऑफ द फुट बिल्डिंग CD, यानी कि जो CD की बिल्डिंग का फुट है उससे किसका, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ A, यानी कि यहाँ से कुछ देखा जा रहा है तो इसका जो एंगल बताना है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो मैं आपको बता दूं जब भी कोई बंदा लाइन ऑफ साइट सामने देखता है फिर नीचे देखता है, उसी के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यानी कि ये रही लाइन ऑफ साइट, ये देखा उसने नीचे, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा जो एंगल है ये कितना है, यही एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी एंगल को मैं फाइंड करने वाला हूँ, इसकी क्या वैल्यू है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका 60 हो गया तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, और जब ये 60 डिग्री होगा ये तो आपको 90 दे ही रखा है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तो 9 अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो ऐड होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो ये रहा 90, ये रहा 60, तो ये कितना बचेगा 150, 30 डिग्री। कितना बचेगा 30 डिग्री। और जब ये वाला 30 है तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने वाला है यहाँ पे वो कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन
एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो सामने वाली सीधी लाइन फिर नीचे को जो देखते हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो ये है। और एक तरीके से और कर सकते हैं, जब ये वाला 60 डिग्री है तो ये और ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, तो ये एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। यानी कि यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब है, कैसा है, एक यहाँ पे क्या है, सॉलिड क्यूब है हमारा, इस तरीके से ये रहा एक सॉलिड क्यूब। इसमें से क्या किया गया है, एक लार्जेस्ट स्फीयर को निकाला गया है। जो लार्जेस्ट स्फीयर को निकाला गया है जिसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व आउट। तो जो इसकी रेडियस होगी, लार्जेस्ट रेडियस, तो जब बात सुनो ये पूरा डायामीटर है तो ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो सिंपल। ठीक है, क्यूब में जो क्यूब बना हुआ है उसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, वही उसका डायामीटर बनेगा, हाफ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। फिर 16 की बात करें, यहाँ पे ए हमें दे रखा है एज्यूम। ए क्या दे रखा है, एज्यूम। एच क्या दे रखा है, क्लास साइज। एच क्या दे रखा है भाई, क्लास साइज। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूले दिए हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बिल्कुल इससे हम मीन फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डी इक्वल एक्स माइनस है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इससे भी हम अपना फॉर्मूला फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मल्टीप्लाई एच होना चाहिए था इसके अंदर। एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मल्टीप्लाई एच होना चाहिए था, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई एच नहीं दे रखा है। डी ऑप्शन में मल्टीप्लाई एच दे रखा है, डी ऑप्शन में एच दे रखा है, लेकिन यू आई की जगह वाई आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम एज्यूम, ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लाई एच होना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन, सॉरी जो नॉट करेक्ट फॉर्मूला है वो सी वाला है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई एच होना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ गिवन डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड, यानी कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन डालता है एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ गिवन डेटा। मीन ओनली, मोड ओनली, मीडियन ओनली, मीन एंड मीडियन। यानी कि इसमें से जो मीन करता है या मीडियन या मोड या मीन एंड मोड दोनों करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ गिवन डेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होती हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम बात करें इफेक्ट डालने की, तो मीन एंड मीडियन बोथ यहाँ पे इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, मीन एंड मोडियन। इसी के साथ हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग येलो रेड एंड ग्रीन बॉल। एक बैग है, क्या है आपका, एक बैग है जिसमें क्या है आपका येलो और रेड, येलो रेड एंड ग्रीन बॉल। कौन सा, येलो रेड एंड ग्रीन बॉल है, तीन तरीके की बॉल है। और द प्रोबेबिलिटी फॉर ड्राइंग अ येलो और रेड बॉल इज इक्वल टू द ड्राइंग अ ग्रीन बॉल। यानी कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे ग्रीन बॉल निकालने की, तो वो किसके इक्वल है, येलो और रेड बॉल इज इक्वल। या तो आप येलो ले लो या आप इक्वल ले लो, ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं जो ग्रीन वैल्यूज है, ग्रीन वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट एज्यूम, हमने क्या मान लिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। तो जब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वैल्यू एक्स है, तो उस हिसाब से जो रेड की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेड और ग्रीन की, रेड और येलो की हो जाएगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से मालूम है, उसे 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स, ये जो है ना आपस में इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वैल्यू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड या येड वैल्यू 1 माइनस एक्स हो गई। 1 माइनस एक्स कैसे हो गई, क्योंकि इसे एक्स से माइनस कर दिया गया है।
अब ये वाला x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगी 2x इक्वल 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। इस वजह से हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन एंड रीजन। क्या है, असर्शन एंड रीजन। पहला असर्शन क्या है, द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 एंड नॉट गेटिंग 2 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबियास्ड डाई आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। यानी कि अगर हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसमें से 2 की गेटिंग लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6 है। क्या है, 1/6। तो नॉट की क्या हो जाएगी, 1 - 1/6, जो कि हो जाएगी 5/6। तो इक्वली लाइकली तब माना जाता है जब दोनों के आंसर सेम आए, यानी कि जो गेटिंग का है वो भी, जो आंसर गेटिंग का आ रहा है वही आंसर नॉट गेटिंग का आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, तब वो इक्वली लाइकली माना जाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर 1/6 आ रहा है, इसका 5/6 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली है। और इसी बात को क्या कहा गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली है। इसका मतलब मेरा एग्जेप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर रीजन में क्या दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यानी कि 2 को अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो क्या होगी, 1/6, तो बिल्कुल 1/6 होगी। तो रीजन भी मेरा क्या है, करेक्ट है। और साथ के साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो बात असर्शन में कही गई है उसी को रीजन में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अब 20 की बात करते हैं। 20 में उसने कहा है कि जो assertion है उसने कहा है √3 + 1 का जो होल स्क्वायर है, √3 + 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर। √3 + 1 का होल स्क्वायर हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक इरेशनल, सॉरी असर्शन ने बोला है कि रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो असर्शन हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। और √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बिल्कुल स्क्वायर से जो √3 का स्क्वायर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है भाई। तो 3 = 3 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। और इन्होंने भी कहा है कि रेशनल नंबर है, इसलिए क्या होगा, असर्शन तो रॉन्ग है पर जो रीजन है वो करेक्ट है। तो इसमें से देख लेते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। जो रीजन है वो गलत है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से मैंने सारे 20 MCQs के आंसर बता दिए हैं। अगर आपको इसके और भी आंसर चाहिए और आप चाहते हैं कि जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है सर आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन तब जब आप उसके लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।